नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम एक नई जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, वो आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं और कुछ अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर उन केस से वो एक्विटल हो चुके हैं या फिर वो अटेस्टेशन फॉर्म उन्होंने भरा है, तो इससे संबंध में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है। अगर ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके केस के साथ मैच करते होंगे तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। तो इस जजमेंट को समझने के लिए थोड़े से इनके फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम चलते हैं। क्या था इस जजमेंट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिए हैं, वो डायरेक्शंस आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, वो उसके ऊपर देख सकते हैं। ये एक अपील फाइल की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में और ये इसका क्रिमिनल सिविल अपील है 3574 ऑफ 2022, स्पेशली पिटीशन सिविल 6009 ऑफ 2016 की ये स्पेशली पिटीशन है। ये डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर है 17 नवंबर 2015 के ऑर्डर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने डाली गई थी, जहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर था 24 अप्रैल 2015 का, वो जो ऑर्डर था अपहेल्ड कर दिया था। मींस अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने कैंडिडेट को निकाल दिया था, मींस एम्प्लॉय को निकाल दिया था और अपनी माननीय हाई कोर्ट ने उनके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उनके ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो क्लॉज 9F जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस का था जो 1/2011 जो 27 फरवरी 2011 रीड विद जो रूल्स 67.2 रेलवे प्रोटेक्शन रूल्स हैं 1987 के जो रेफर किए गए हैं, उस ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया था। इसमें फैक्ट्स क्या निकल के आए, देखिए फैक्ट्स ये थे कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकला था जहाँ पे अपीलेंट ने कांस्टेबल की पोस्ट थी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में और रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स में, जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई थी 27 फरवरी 2011 में पार्टिसिपेट किया था और सिलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करने के बाद रिटन क्वालिफाइंग मतलब रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट था और उनको अपॉइंटमेंट हो गई थी। फिर साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी हुआ था 12 जून 2014 का और फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था वो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो आगे देखिए फिर क्या हुआ, फिर ट्रेनिंग होने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया 24 अप्रैल 2015 में डिस्चार्ज कर दिया, जो क्लॉज 9F था एम्प्लॉयमेंट नोटिस का सो डेट का और जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंगली फिर उस सब्जेक्ट पे उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इंस्टेंट ने मतलब अपीलेंट ने रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में और क्यों फिर वहाँ पे निकल के आया कि एक FIR है वो रजिस्टर्ड हुई थी ये सेक्शन 148, 149, 323, 506, 356 IPC के अंदर, जो कि 4 अप्रैल 2011 में हुई थी और चार्जशीट जो है वो फाइल की गई थी 13 अप्रैल 2011 को और चार्जेस भी थे वो फ्रेम हो गए थे 7 जुलाई 2011 को। और फिर ये चूंकि एक फॉल्स केस था, अपीलेंट जो थे वो ऑनरली एक्विटेड हो गए थे और जो जजमेंट आई थी 12 अगस्त 2011 को। और लेकिन अकॉर्डिंग टू रेस्पोंडेंट में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उन्होंने कहा कि अपीलेंट ने ये सारी बातें अपने जो एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस आप मतलब जो भी कैंडिडेट लेते हैं एक अटेस्टेशन फॉर्म भराया जाता है, जो कि 27 मई 2014 में जो ये सारी बातें बताई नहीं गई थी, वहाँ पे सारी बातों का सप्रेस किया गया था, मींस फॉर्म के अंदर डिस्क्लोज नहीं की गई थी, तो इससे सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फॉल्स डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन फॉर्म में डाला गया। तो हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और जो जजमेंट आई 17 नवंबर 2015 को। अब उस 17 नवंबर 2015 की जजमेंट को स्पेशली पिटीशन द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चुनौती दी गई और फिर जो बताया कि जो काउंसिल्स ने अपने अपने कंटेंशन रखी और बाद में रखा कि सिलेक्शन जो था रिस्पोंडेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया था 27 फरवरी 2011 को, जिसमें कांस्टेबल की जो पोस्ट थी RPF RSF में और क्लॉज 5 ये कहता है कि
कोई जो मतलब जो क्लॉज था उसके बारे में डिस्कस किया गया, उसके रेगुलेशन के बारे में, सॉरी क्लॉज एफ के बारे में। फिर आगे देखिए ये निकल के आया कि एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो अपीलेंट ने भरा था एम्प्लॉयमेंट नोटिस में, लेकिन उसमें बताया कि कोई केस था वो पेंडिंग नहीं था, जहाँ इंस्टीट्यूट किया गया था। जो भी डिस्क्लोज किया गया एप्लीकेशन फॉर्म में परस्यूंट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस, देयर वाज नो सप्रेशन ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो एक अनफॉर्चुनेट बताया गया कि एक फॉल्स क्रिमिनल केस था जो कि ट्रेवल नेचर का था, वो रजिस्टर्ड हुआ था 4 अप्रैल 2011 को। क्योंकि उस केस का कोई स्टैंड नहीं था, कोई लेग्स नहीं थी, और इसकी वजह से चार्जशीट जरूर फाइल हुई, लेकिन और एफिडेविट जो कंप्लेनेंट ने जो एफिडेविट था, डिफेक्टो कंप्लेनेंट सबमिटेड एफिडेविट ऑन 9 अप्रैल 2011। तो कोई एलिज्ड इंसिडेंट जो है that no such alleged incident on 4 अप्रैल 2011 has taken place। तो जो बैग जो निकाला गया था वो ड्राइवर की सीट के नीचे था, वो सब एक एफआईआर का पार्ट है। और फिर उसके बाद जो अपीलेंट थे ऑनरेबली एक्विटेड हो गए थे, जो जजमेंट आई थी 12 अगस्त 2011 को। लेकिन जो अटेस्टेशन जो फॉर्म भरा गया था वो भरा गया था 27 मई 2014 में। देखिए अटेस्टेशन जो जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी थी 12 अगस्त 2011 को, लेकिन जो अपीलेंट अटेस्टेशन फॉर्म भरा था 27 मई 2011 को, सॉरी 2014 को। और जो सर्टेन फॉर्मेशन वाज डिजायर्ड, जो कई इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करनी चाहिए थी 12 क्लॉज सो एंड सो को, जो वेरिफिकेशन फॉर्म था, और लेकिन रिस्पोंडेंट ने वहां पर मेंशन कर दिया नो, ऐसी कोई इन्फॉर्म क्लेम केस वगैरह जो है नहीं पेंडिंग था जहाँ पे। तो यहाँ पर ये निकल के आया कि ही वाज आस्क्ड टू डिस्क्लोज वेदर ही हैज बीन अरेस्टेड और बीन प्रोसिक्यूटेड। तो उस जो क्लॉज 12A और 12B का था जो अटेस्टेशन फॉर्म में, उन्होंने कैंडिडेट ने नो बताया था। फिर उसके बाद जो डिस्चार्ज जो था उनको कैंडिडेट को मतलब अपीलेंट को डिस्चार्ज कर दिया, नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया 24 अप्रैल 2015 को। और फिर अटेस्टेशन का जो एक्सट्रैक्ट है वो ये लिखा हुआ था, इसी ग्राउंड्स पे किया गया कि जो आपको बताया गया था कि अटेस्टेशन फॉर्म जो है फाइनल कंसिडरेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ द कैंडिडेट वो सिलेक्टेड करनी, वार्निंग भी लिखी हुई थी कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दोगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सप्रेस करोगे तो अटेस्टेशन फॉर्म जिससे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा और कैंडिडेट जो होगा वो लाइकली टू बी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट ने लिख दिया था कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया था नो। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, तो यहाँ पर लिख दिया था नो, क्योंकि अब एक्विटल तो हो ही चुका था लेकिन ये बातें बताई नहीं गई थी अटेस्टेशन फॉर्म में। तो ये सारा रेलवे के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर ये बताया कि जब कोई रिक्रूट सिलेक्टेड हो जाता है और जो फाइनल अपॉइंटमेंट होती है उसके कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स जो है वो वेरीफाई किए जाते हैं आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन के बाद, और अगर वो वेरीफाई करने के बाद वो सूटेबल पाया जाता है तभी अपॉइंटमेंट दी जाती है। और क्या देखा जरूरी होता है कि वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स की जो रिक्रूट के हैं, ठीक है, अगर कोई ऑब्लिगेशन है उनके अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटिंग जो उसके बाद एक ऑब्लिगेशन हो जाता है अपॉइंटिंग और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कि वो सारी कंसिडर्स को देखने के बाद कि उसे में लगता है कि ये कोई सप्रेशन हुई है या कोई इंफॉर्मेशन छुपाई गई है या फॉल्स डिक्लेरेशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर रूल सो एंड सो। तो यहाँ पर ये निकल के आया कि कोई कैसा डिस्प्यूट नहीं किया जाता कि कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था सिलेक्शन प्रोसेस में और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी। जो डिस्प्यूट नहीं किया जाता कि कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करता है सिलेक्शन प्रोसेस में और वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट देता है और करेक्टर्स और इंसिडेंट्स के बारे में पूरा बताता है, और बिफोर एंड आफ्टर इंडक्शन इनटू सर्विस के आने और जाने के बाद भी सारी चीजें बताता है। और ये भी ट्रू है कि पर्सन जो सप्रेस करता है मटेरियल इन्फॉर्मेशन के बाद तो उसको कोई राइट नहीं बनता अपॉइंटेड अथॉरिटी का और या फिर कंटिन्यू करने का कि सर्विस में बने रहने का कोई राइट नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर ये चीज निकल गया कि ये एक्सरसाइज जो है राइट है, यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट राइट है, इज नॉट टू बी डील विद आर्बिट्रेरी, मनमाने तरीके से ये राइट को नहीं डील किया जा सकता। और पावर जो है वो जुडिशियली एक्सरसाइज करनी चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इन ए रीजनेबल मैनर और ऑब्जेक्टिविटी को देखते हुए कि केस के हैंड मतलब हर केस टू केस के ऊपर देखने पर। अगर इट गोज विदाउट सेइंग कि कोई दैट द यार्डस्टिक स्टैंडर्ड जो अप्लाई किया जाता है वो सुटेबिलिटी को देखते हुए कि इंक्रीमेंट ऑलवेज डिपेंड्स कि किस तरह की पोस्ट है, नेचर ऑफ ड्यूटीज कैसी हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी जो अगर कोई इंफॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं कि उस सुटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों को पैरामीटर्स को देखना चाहिए जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है।
तो यहाँ पे ये निकल के आया कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस थे कोई आए थे डिविजनल बेंच ऑफ दिस कोर्ट में, और एक डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन को अंडर इम्पीच्ड ऑर्डर 17 नवंबर 2015। और जो डाइवर्जेंट व्यूज आए इस कोर्ट के वो आए एक लेटर सेटल्ड हुआ था 3 बेंच की जो कोर्ट थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो वहां पे एक कुछ जो है कंक्लूजन्स निकाले थे और कुछ गाइडलाइंस निकाली थी कोर्ट के, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देखना था ये कि जो कोई सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है कि नहीं है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, और डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन बताइए कि नहीं बताइए। तो ये सारे कंक्लूजन्स थे वो बताए गए हैं, वो कंक्लूजन पैरा नंबर 38 के अंदर डिटेल में बताए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देखने चाहिए। अब इस केस में क्या हुआ था देखिए, इस केस में ये बताया कि जो एम्प्लॉय या रिक्रूट है उसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, टर्मिनेटेड एक्सियोमेटिकली नहीं करना चाहिए कि जस्ट एम्प्लॉयर ने अपना कोई पेन घुमा दिया। और एट द सेम टाइम सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को भी देखना जरूरी है कि कोई ऐसा मतलब एम्प्लॉयर को देखना चाहिए कि सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को देखना चाहिए, सर्कमस्टांसेस को भी देखना चाहिए और उसके एंटीसीडेंट्स को भी देखना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को देखने के बाद, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के देखने के बाद, कोई रेलेवेंट सर्विस रूल्स को भी देखने के बाद कि उसकी जो कंटिन्यूटी या सुटेबिलिटी सर्विस में बने रहने के लिए ठीक पर्याप्त है कि नहीं है, ये सारी चीजों को देखना चाहिए। और सिर्फ कोर्ट ने ये नोटिस किया कि मेयर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की सिर्फ इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर देना या फॉल्स इंफॉर्मेशन देना का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर का कोई आर्बिट्रेरी डिस्चार्ज कर दे जॉब से। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पे निकाला। तो यहाँ पे यही निकाला कि अवतार सिंह ने भी इस रिव्यू को देखिए कि कंप्लायंस जो है, रिव्यू ऑर्डर जो पास हुआ 23 दिसंबर 2020 का, कंफर्मिंग दिस अर्लियर डिसीजन 24 अप्रैल 2015, फेयर परस्यूट ऑफ रिव्यू ऑर्डर डेटेड 23 दिसंबर 2021 इटसेल्फ इन केस कि जो अथॉरिटी ने अप्लाई नहीं किया था माइंड में और जो रिप्रोड्यूस कर दिया उस फैक्ट्स को और डिस्चार्ज कर दिया 24 अप्रैल 2015 पे। तो यहाँ पे ये पे पैरा 5C ऑफ द ऑर्डर को देखा जाए तो कोर्ट ने ये बताया कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। सो जो भी इनके रूल्स हैं आगे बताते हैं। अब इस पॉइंट पे पूरा निकल के आते हैं क्या था ये, आगे बढ़ते हैं सब पे। रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय ने जो है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन दी और जो एडवर्टाइजमेंट सबमिट की थी, एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे एप्लीकेशन सबमिट की थी, लेकिन वो जो पहला जो डिसीजन आया था ये राजस्थान राज्य विद्युत परस्यूएंट निगम लिमिटेड एंड अदर वर्सेस अनिल कनवारिया, कहते हैं कि ये जो जजमेंट है ये एप्लीकेबल नहीं हो बनती है क्योंकि यहाँ पे रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय ने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें वो कन्विक्टेड हो गया था, एम्प्लॉय कन्विक्टेड हो गए थे, और लेकिन जो कॉम्पिटेंट कोर्ट से, लेकिन ये फैक्ट्स जो ये इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स जो है वो बताया नहीं गया था। तो कहा कि ये जो डिसीजन है वो एप्लीकेबल इस केस में नहीं होता है। अवतार सिंह के जो पॉइंट्स बताए हैं पैराग्राफ नंबर 38 पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ ये बताइए कि फैक्चुअल बैकग्राउंड के केस का प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और एक क्रिमिनल केस प्रेजेंट जो फाइल हुआ है और कंप्लेंट FIR जो फाइल हुई थी रजिस्टर पोस्ट सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किया था यहाँ पे अपीलेंट ने, यहाँ पर आप सारे फैक्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे कहा कि ये मैटर से काफी ट्रैवल नेचर में था, सिर्फ जो मॉरल टर्पिट्यूड वो इन्वॉल्व नहीं करता है। और ये पैराग्राफ नंबर 38 के जो सारे पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट जैकेट फार्मूला के अंदर नहीं आते हैं, वो यही बताते हैं पैरा नंबर 38 का कि जो सारे मैटर्स जो हैं वो स्ट्रेट जैकेट में नहीं डाला जा सकते। और डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखना बहुत जरूरी है, डिस्क्रिशन जरूर बनता है अथॉरिटीज के पास, और जो कि रियल केयर और कॉशंस के साथ देखना जरूरी है। और इसके बाद कि नेचर और टाइप ऑफ लैब्स किस तरीके की एरर हुई है, ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। तो इस केस को उन्होंने अप्लाई किया, पैरा नंबर 38 की जो अवतार सिंह का केस को अप्लाई किया और कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो केस है वो जो ऑर्डर डिस्चार्ज था वो सस्टेनेबल नहीं है और डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट की ठीक नहीं है और उसको सेट असाइड कर देना चाहिए। तो इस ग्राउंड्स पे देखते हुए जो है रिस्पोंडेंट ने कहा कि इसको डायरेक्शन दी कि इनको रीइंस्टेट किया जाए और कांस्टेबल की पोस्ट पे वापस से बहाली की जाए। लेकिन जो एरियाज थे सर्विस जो कि उन्होंने काम नहीं किया तो वो सब इन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो उम्मीद है ये जजमेंट आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी जो लोग केस फेस कर रहे हैं या कोई ट्रायल फेस कर रहे हैं या फिर अटेस्टेशन फॉर्म के प्रोसेस में भरने की मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनके साथ कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स अगर इस केस के उनके ऊपर अगर एप्लीकेबल होते हैं तो ये जजमेंट को आप जरूर कोट कर सकते हैं। अपनी जो लिटी अगर इन केस अथॉरिटी के सामने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं
अगर कुछ ऐसा एक्शन के प्रोसेस में चल रही है जिनकी प्रक्रिया, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।